जन्नत विद्यालोक में स्वागत है दोस्तों। आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, संभल में बिजली चोरी। दोस्तों, संभल में जो बिजली चोरी है वो कर रहा है कौन? सांसद। और वो सांसद कोई आम सांसद नहीं है, वो बाबर की औलाद वाला सांसद है। यानी वो ये मानता है, जो वर्तमान सांसद है उसके बाबा शफीकुर रहमान बर्क, वो ये कह रहे थे, कहते हैं कि वो भारतीय नहीं भाई, वो तो तुर्क है, बाबर के वंशज हैं। हालांकि बाबर तुर्क नहीं था, बाबर दो मिश्रित जातियों का सम्मिश्रण था और अफगानिस्तान के गजनी प्रांत से आया था, जहां तक मेरी जानकारी है। तो बाबर तुर्क नहीं था, फिर भी अपने आप को तुर्क और बाबर दोनों से जोड़ने वाले इस समय संभल में बिजली चोरी कर रहे हैं। दोस्तों, संभल में जो बिजली चोरी कर रहे हैं, उनका पिछले 3-4 महीने का बिजली का बिल वायरल है। वो आ रहा है कितना? शून्य, जीरो। क्या दोस्तों आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि किसी गरीब से गरीब आदमी के यहाँ भी बिजली का बिल शून्य आएगा? नहीं आ सकता। और एक सांसद के घर में, जिसके यहाँ एसी भी होता है, फ्रिज भी होते हैं, नाने कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, उसके यहाँ जो बिजली का बिल अनुमानित है, जिस तरह से उनके यहाँ लोड है, ऐसा लोग बताते हैं कि कम से कम 40 से 50 हजार रुपए महीने का बिजली का बिल आना चाहिए। तो भारत सरकार के या राज्य सरकार के खजाने पर एक सांसद ही साल का 6 लाख रुपए न्यूनतम चूना लगा रहा है। और कहते हैं कि ऐसा लगता है, अभी तो बाकी प्रमाण से पता चलेगा कि क्या 2-3 पीढ़ियों से बिजली का बिल वहां दिया गया है कि नहीं। योगी जी ने संभल में लाइन लॉस के बारे में बताया कि जिस एरिया से सांसद आते हैं, उस एरिया का लाइन लॉस 82%, 78 और 82% उन दो प्रमुख एरियाओं का लाइन लॉस है। तो 80-82% का लाइन लॉस सांसद जी के एरिया का है। ये है बाबर की ताकत, ये है बाबर की अप्रोच, सोच, माफ कीजिएगा। ये बाबर की सोच है। तो सोचिए, इस समय जो व्यक्ति अपने आप को बाबर से जुड़ा मानता है, वो बिजली चोरी कर रहा है। आपको लगता है बाबर यहां आया होगा तो चार्मिंग मैन होगा? कांग्रेस के जो एक प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, बाबर को वेरी चार्मिंग मैन अपनी बुक में लिखा है। शायद अगर मुझे याद आ रही है तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ही लिखा है, बुक मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन जहां तक मुझे याद है, तो भारत का प्रधानमंत्री बाबर को चार्मिंग मैन कहता है। बाबर को भारत में इस तरह से ग्लोरीफाइड करती है वो सरकार कि बाबर रोड मिलता है। उसको भी छोड़ दी, उसके बेटे को भी ग्लोरीफाई करती, जो अफीमची था, हुमायूं रोड, औरंगजेब रोड। दुनिया में ऐसा कोई इतिहास नहीं मिलेगा दोस्तों, जहां अपने आतताई आक्रमणकारियों ग्लोरीफाइड किया जा रहा हो अपने देश की स्वदेशी सरकार से। इसीलिए मुझे कभी कभी जवाहरलाल नेहरू पर डाउट होता है कि क्या वो वाकई स्वदेशी सरकार ही थी जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। हालांकि 1952 में वो चुनाव जीत गए थे, लेकिन वो चुनाव जीतना केवल जवाहरलाल नेहरू का करिश्मा नहीं था, वो करिश्मा था पूरे भारतीयों का, 74 भारतीयों का, जो कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, जो कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। इसलिए उस समय उनको रिवार्ड मिला कांग्रेस के नेतृत्व को कि हाँ ठीक है, आपने स्वतंत्रता आंदोलन को लीड किया है तो ही आप देश का नेतृत्व करिए। लेकिन बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के रूप में देश की जनता ने रिपल्सन शुरू कर दिया था और कांग्रेस पार्टी की जो अजेयता की स्थिति है वो खत्म होने लगी थी। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी उस समय पर भी 50% वोट इस देश के लोगों का नहीं प्राप्त कर पाती थी। राजीव गांधी ने 49.50 या 10% इंदिरा गांधी की दुखद हत्या के बाद वोट प्राप्त किए थे। वो सर्वश्रेष्ठ वोट थे कांग्रेस पार्टी के। यानी जब जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ रहे थे तो 40-45% से ज्यादा मत कांग्रेस को भी प्राप्त नहीं होते थे। उस समय विपक्ष बहुत बिखरा हुआ था, बहुत कमजोर था, इसीलिए कांग्रेस पार्टी शासन में आ पाई थी, वरना 55% मत कांग्रेस के विरुद्ध ही पड़ते थे। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था कांग्रेस को हराने का। तो दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि बाबर के जो वंशज हैं वो बिजली चोरी करते मिले, और उन वंशजों का समर्थन करने वाले लोग भारत के प्रधानमंत्री बने, जो भारत के आक्रमणकारी को प्रिंस चार्मिंग कहता है। तो जो बाबर के समर्थकों की जड़ें
इस देश में बहुत गहरी हैं। बाबर मर गया, उसके वंश के लोग मर गए, लेकिन उसकी विचारधारा का समर्थन करने वाले लोग दुर्भाग्य से सरकार बनने के बाद बहुत लंबे समय तक बहुत स्ट्रांग सरकार के रूप में रहे, सत्ता में रहे। और इस देश में जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुओं के साथ द्वयम दर्जे की व्यवस्था करनी शुरू कर दी थी। और वो व्यक्ति थे जो हिंदुओं के लिए तो हिंदी कोड बिल लाते थे, लेकिन मुसलमानों के नाम पर वो मौन सहमति ले लेते थे। तो दोस्तों 1947 के बाद से जिस तरह की सरकारें बनी और उसका मुस्लिम तुष्टीकरण का हमें जो परिणाम है वो अब बहुत सारे रूपों में इस देश में तो दिखाई ही देता है, लेकिन मुस्लिम घाटों के रूप में, मुस्लिम बस्तियों के रूप में दिखाई देता है, जहां भारत का संविधान छीन हो जाता है, जहां भारत की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था छीन हो जाती है, वैसी बस्तियों के रूप में मुस्लिमों को प्रमोट किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारत में ऐसी कोई भी बस्ती, चाहे हिंदुओं की या मुसलमानों की, नहीं होनी चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर को मानने से इनकार कर दे, जो बिजली का बिल न दे। लेकिन उम्मीद यह है कि जब सांसद ही बिल नहीं दे रहा, वहां कई मस्जिदों में सैकड़ों घरों के कनेक्शन थे, न तो मस्जिद, जहां तक मेरी जानकारी, बिल दे रही थी, न सैकड़ों घर के लोग बिल दे रहे थे। तो धार्मिक आस्था के केंद्रों को आपने बिजली चोरी का केंद्र बना दिया। होगा क्यों नहीं, जब सांसद ही बिजली चोरी कर रहा है, जैसा कि अभी तक मीडिया में खबरें हैं, तो जीरो बिल आ रहा है, तो सांसद भी चोरी कर रहा है, वहां के लोग भी बिजली चोरी कर रहे हैं, और उस मीटर को काटने के लिए जाने कितने सैनिक बलों को ले जाना पड़ता है, सुरक्षा बलों को ले जाना पड़ता है, तब जाकर के उस सांसद का बिजली का मीटर काटा जाता है, उसके ऊपर एफआईआर होती है। देश का दुर्भाग्य देखिए कि कुछ सांसद बिजली चोरी करते मिलते हैं, कुछ सांसद के ऊपर ऐसी एफआईआर होती है जो 7 साल से ज्यादा की सजा की बात। आप समझ गए होंगे कि मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। ऐसा एरोगेंस, ऐसा नशा, ऐसी चिढ़ कि वो किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि सांसद की धक्का मुक्की में कौन दोषी है ये तो समय बताएगा। प्रथम दृष्टया तो राहुल गांधी लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोई जांच एजेंसी नहीं हूं, मैं कोई न्यायालय नहीं हूं। जैसा उनके एरोगेंस से लगता है कि 70 साल के व्यक्ति को वो और राहुल जैसा मतलब मजबूत हट्टा कट्टा बंदे को क्या धक्का दे देगा, और धक्का अगर दिया होता तो चोट राहुल गांधी को आती। भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद आईसीयू में हैं, और इससे लगता है कि राहुल गांधी ने उनके साथ कहीं ना कहीं जोर जबरदस्ती की। उसके साथ साथ उस महिला का, जो भारतीय जनता पार्टी की संभवतः नागालैंड की सांसद है, उनका जो बयान है वो बयान बहुत ही दुखद है। संसद में अगर महिलाओं की इज्जत के साथ सम्मान नहीं होगा, उन्होंने बहुत सामान्य शब्दों में कहा है कि वो असहज महसूस कर रही थी। रोते हुए असहजता की बात ये समझ में आती है कि किस हद तक वो असहज महसूस कर रही थी। बाकी समय बताएगा कि उनकी असहजता का क्या अर्थ था, लेकिन सामान्य अर्थों में राहुल गांधी ने उस महिला के साथ भी अभद्रता की। तो राहुल गांधी हो जो एक लीगेसी को ऑन करते हैं, जो जवाहरलाल की लीगेसी को, एक वो शफीकुर रहमान बर्क की लीगेसी को ऑन करने वाले हैं, जो बाबर की लीगेसी को ऑन करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है संभल से सदन तक का। एक जवाहरलाल नेहरू है, वो बाबर से को प्रिंस चार्मिंग कहते हैं, एक वो शफीकुर रहमान बर्क के नाती हैं और जो स्वयं बाबर का ही वंशज कहते हैं। एक सदन में धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक संभल में जो बिजली चोरी कर रहे हैं। तो दोस्तों अब धीरे धीरे ही सही, पर उन लोगों को अब सरकार एक्सपोज कर रही है जो भारत के संविधान को अपनी जेब में लेके चलते हैं, लेकिन उनका सम्मान नहीं करते हैं। संविधान बचाओ का जो नारा देते हैं, जो बी आर अम्बेडकर दिन में 100 बार कहते हैं, लेकिन बी आर अम्बेडकर के विचारों का सम्मान नहीं करते। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब ये जो देश है वो बी आर अम्बेडकर के शब्दों से नहीं, बी आर अम्बेडकर के विचारों से चलने की कोशिश करेगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति रूल ऑफ लॉ से ऊपर नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरी परिचर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर ये परिचर्चा आपको पसंद आए, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।